गोरी कवि को भूख लगी हुई थी। वो उड़ती हुई रानू चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। लगता है चिड़िया अभी तक नहीं आई। मैं चिड़िया के घर में जमा किया हुआ बारिशों के लिए दाना खा लेती हूँ और अपना पेट भरती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि चिड़िया के घर में घुस जाती है। वो रसोई में जाकर इधर उधर दाना ढूंढती है और फिर ऊपर शेल्फ पर रखा हुआ दाना उसे दिखाई देता है। गोरी कवि जल्दी से छलांग लगाकर शेल्फ पर बैठ जाती है और मजे मजे से चिड़िया का दाना खाने लगती है। गुड़िया और कुकू, आप ये अनाज की टोकरी लेकर घर जाओ और मैं आपके लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा जल्दी आना, आसमान पर बादल छा रहे हैं, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। कुकू बेटा, आप अपनी बहन गुड़िया के साथ ही रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। फिर रानू चिड़िया फल लेने आगे चली जाती है। दोनों बच्चे वापस घर को लौट जाते हैं। गोरी कवि आधा दाना खा लेती है और बाकी का आधा दाना लेकर वहाँ से उड़ती है। जब गुड़िया और कुकू अपने घर पहुँचते हैं तो जमा किया हुआ दाना ना देखकर वो एक दूसरे से कहते हैं, कुकू भाई, जो शेल्फ पर दाना था वो कहाँ गया? गुड़िया, मुझे तो नहीं मालूम, लगता है कोई चोर चुरा कर ले गया है। भैया, मुझे मम्मा को बुला कर लाना चाहिए। गुड़िया अपने घर से बाहर निकली ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो वापस अपने घर में आ जाती है। कुकू भैया, बाहर तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, मम्मा भी आने वाली होंगी। चिड़िया बहन, यहाँ आ जाओ, जब बारिश रुक जाए तो चली जाना। अपने घर के बाहर बैठा हुआ मिठू तोता चिड़िया को आवाज देता है। नहीं मिठू भैया, मुझे जाना है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। फिर मामा चिड़िया तेजी से गुजरती हुई घर पहुंच जाती है। जब मामा चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो बच्चे अपनी मामा को बताते हैं, मामा, जो शेल्फ पर दाना था वो कोई चुरा कर ले गया है। वही हुआ जिसका डर था, कोई चोर मेरी महीनों भर की मेहनत को चुरा कर ले गया। पेट में दर्द हो उसके, जो मेरा दाना चुरा कर ले गया। आधे रास्ते में जाकर गोरी कवि फिर से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगर मैं ये दाना घर लेकर गई तो वो निखट्टू कालू खा लेगा, ये दाना भी मैं खा लेती हूँ। फिर गोरी कवि बाकी का दाना भी खा लेती है। ज्यादा दाना खाने से गोरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय, मेरा पेट, मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया है? कवि बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपने घर जाती है और घर जाते ही घोंसले में गिर जाती है। कालू कालू, बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अकेले अकेले भोजन खाकर आई होगी, तभी तो तुम्हारे पेट में दर्द है। माँ कसम कालू जी, भूखी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह भूखी हूँ। गोरी कवि के पेट में बहुत दर्द था, वो रो रही थी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है। ऐसी तेज बारिश में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कालू कौवा चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भैया, क्या हुआ, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ? गौरी के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से मर रही है। क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, लेकिन हाँ, बुलबुल से मिल जाएगी। चिड़िया, बुलबुल कहाँ मेरी बात सुनेगी? कृपया करो, तुम जाओ और बुलबुल को बुला कर लाओ, मैं गौरी के पास घर में जाता हूँ। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ठीक है, आप जाएं, मैं अपना छाता उठा लूं, फिर जाती हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, गौरी आंटी के पेट में बहुत दर्द है, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। मामा, पेट में दर्द है तो ज़रूर गौरी आंटी ने हमारा दाना चुराया होगा। अगर गौरी कवि ने हमारा दाना चुराया होगा तो आज उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर रानू चिड़िया अपना छाता लेकर बुलबुल के घर की ओर जाती है। बुलबुल बहन, पहले उस कवि से पूछना है कि उसने क्या खाया है, फिर ही दवा देनी है। अगर उसने मेरा दाना चुरा कर खाया होगा तो उसे वो बड़े वाला टीका लगाना।
चिड़िया तुम चिंता ना करो, गौरी कवि अपने मुंह से बताएगी कि उसने तुम्हारा दाना खाया है कि नहीं। फिर बुलबुल चिड़िया के साथ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई कालू। ये दर्द भूखे पेट की नहीं है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। फिर रानू चिड़िया भी बुलबुल को लेकर पहुंच जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ मैं बुलबुल को। तो हाँ कवि बताओ, कहाँ दर्द है? थोड़ी ऊपर, पेट में बहुत दर्द है। लो गौरी, ये दवा पी लो। फिर बुलबुल चंद कतरे दबा के गौरी कवि को देती है। बुलबुल नहीं रुका, दवा पीने से भी दर्द नहीं रुका। अच्छा बताओ, आज क्या खाया था? मैं तो भूखी हूँ। गौरी, ये दर्द भूखे पेट की नहीं है, अगर सच ना बताया तो तुम इस दर्द से मर जाओगी। माँ कसम, दो दाने खाए थे। गौरी की ये बात सुनकर कालू कौवा गौरी कवि को घूर कर देखता है। 2 दाने बाजरे के खाए थे या मकई के? 2 दाने मकई के खाए थे। बुलबुल, इसी ने मेरे दाने चुरा कर खाए हैं, लगाओ टीका। फिर बुलबुल अपने बैग से बड़ा टीका निकालती है। ना बुलबुल, मुझे टीका ना लगाना, मैंने तो दाना खेत से खाया था। गौरी, अगर सच नहीं बताओगी तो तुम्हारे पेट का दर्द कभी नहीं रुकेगा। वहाँ चिड़िया के घर में मैंने सारा दाना खा लिया और फिर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। हाँ, अब बताई ना सच्ची बात। गौरी, कब से मुझे झूठ बोल रही है कि मैं भूखी हूँ। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया गौरी कवि को पकड़ते हैं और बुलबुल गौरी कवि को बड़ा टीका लगा देती है। मैं फिर कभी दाना चुरा कर नहीं खाऊंगी। जंगल में 6 दिन से बारिश लगातार छमछम बरस रही थी। 6 दिनों से पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। लूसी, मेरा भूख से बुरा हाल है। मैंने बारिशों के लिए दाना तो जमा किया था, लेकिन वो काले कौवे चुरा कर ले गए। उन कौवों की वजह से बारिशों में हर बार मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मामा, बाहर कोई है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मामा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर मिठू तोता अपने छोटे बेटे के साथ बैठा हुआ था। मिठू भैया, क्या हुआ? आप इतनी तेज बारिश में छोटे मिठू को साथ क्यों लेकर आई हैं? मिठू तोता रोने लग जाता है। चिड़िया, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मेरा छोटा मिठू 2 दिन से भूखा है। कृपया करो, मेरे बेटे को 2 दाने खाने के लिए दे दो। मिठू भैया, अगर आप छोटे मिठू को साथ न लेकर आते तो मुझे आप पर विश्वास था। ऐसे कहते हुए मामा चिड़िया अपने घर जाती है। मामा, अगर ये दाना मिठू अंकल को दे दिया तो हम रात को क्या खाएंगे? कुकू बेटा, हमने दोपहर का भोजन कर लिया है और रात को बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन छोटा मिठू 2 दिन से भूखा है। गुड़िया अपनी मामा से कहती है, मामा, आप ये दाने छोटे मिठू को दे दें, वो 2 दिन से भूखा है। जो दाना मामा चिड़िया के पास पड़ा था वो उठाकर मामा चिड़िया मिठू को दे देती है और मिठू तोता वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है। आखिर जंगल में बारिश रुक जाती है। चिड़िया, तोता, कबूतर और गौरी कवि सब दाना ढूंढने मैदान की ओर जाते हैं, मगर वहाँ तो पानी ही पानी था। चिड़िया, अब क्या करें? यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है, हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? गौरी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जंगल से कोई ना कोई फल तो मिल ही जाएगा। चिड़िया, हम घने जंगल में चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी घने जंगल की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ तो 2 फलदार पेड़ थे जो अपनी जड़ों से उखड़कर नीचे गिरे पड़े थे और उन पर कोई भी फल नहीं था। दोस्तों, आम का पेड़ भी टूट गया और जामुन का पेड़ भी। अब तो चिंता की बात है। फिर वो सभी पक्षी शाम को दाना लिए बिना ही अपने अपने घरों को लौट आते हैं। गौरी, दाना कहाँ है? कालू, पूरे जंगल में पानी ही पानी था, कहीं भी कोई दाना नहीं मिला। कालू जी, ये बारिश जब भी आती है तो जंगल के पक्षियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना देती है। मामा, आप परेशान न हो, देखना हमें कहीं न कहीं से दाना जरूर मिल जाएगा और हम सब जी भरकर दाना खाएंगे। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलते हैं
और जंगल जाकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भैया, वो सामने पहाड़ों की घाटी के उस पार जो पेड़ है, हम कभी वहाँ दाना लेने नहीं गए। गुड़िया, बड़े पक्षी सब जानते हैं, हो सकता है उस तरफ दाना ना हो। लेकिन हमें निकलना चाहिए, हमें इस जंगल से आगे भी निकलना चाहिए। हो सकता है कि हम कोई नई जंगल की खोज कर लें, जिस जंगल में दाना हो, फल हो। इस तरह हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, अपने परिवार की और अपने जंगल के सभी पक्षियों की। फिर वो बहन भाई उड़ते हैं। वो जंगल के बड़े बड़े पेड़ों से गुजरते हैं और वो पहाड़ों की घाटी के उस पार पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पेड़ पर बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो दोनों उसके पास जाते हैं। माँ जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारे जंगल के सभी पक्षी बहुत भूखे हैं, हमें कोई रास्ता बताएं। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय तुम दोनों ने कोशिश की और हिम्मत करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। बच्चों, सामने जाओ और उन बड़े पेड़ों के पीछे एक नया जंगल है जिसमें फल भी है और दाना भी। फिर गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं और वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहन भाई लंबे लंबे पेड़ों से आगे निकलकर एक नए जंगल में आ जाते हैं। उस जंगल के तो रंग ही नए थे। हरे हरे पेड़ जो फलों से भरे हुए थे और जमीन पर दाना और चावल थे। गुड़िया, हमने कर लिया, हमने कर लिया, हमने नया जंगल ढूंढ लिया। कुकू भाई, अब हमें घर जाना चाहिए और अपने जंगल के पक्षियों को इस नए जंगल का बताना चाहिए। गुड़िया, मैं कुछ फल तोड़ लेता हूँ, फिर ही पक्षी हमारी बात पर विश्वास करेंगे। फिर कुकू पके हुए आम तोड़ लेता है और वो दोनों बहन भाई वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। बच्चों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतने मीठे और पके हुए आम आप कहाँ से लाई हो? मामा, मैंने और कुकू भैया ने नए जंगल की खोज की है। आप सबको वहाँ मीठे मीठे फल मिलेंगे। फिर गुड़िया और कुकू अपने जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर उस जंगल में चले जाते हैं। मिठू तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। बचा लिया, गुड़िया और कुकू ने हमें मरने से बचा लिया। हाँ मिठू, अगर गुड़िया और कुकू इस जंगल की खोज ना करते तो ना जाने हमारा क्या होता। हर तरफ गुड़िया और कुकू की तारीफें हो रही थी। मामा चिड़िया को अपने बच्चों पर गर्व था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में बैठने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए। बारिश का मौसम था। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में समोसे बना रही थी। गुड़िया बेटी, क्या आपने समोसों के लिए आटा गूंद लिया है? हाँ मामा, मैंने आटा गूंद दिया है। हवा के साथ समोसों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा और उसके जैसे ही उसकी एक पत्नी रहती थी। पूरी ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चिड़िया के घर से आ रही होगी। जब भी बारिश होती है तो चिड़िया जरूर समोसे बनाती है। अब तो चिड़िया के घर में चोरी करना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर बार मैं फंस जाता हूँ। अब किस तरह चिड़िया के समोसे खाऊं? वो मनहूस ऐसे ऐसे मिसालें डालती है कि खुशबू से हमारे मुंह में पानी ही नहीं रुकता। ऐसा ही है, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। कालू, तुम बैठो, मैं चिड़िया से झूठ बोलकर समोसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में उड़ती हुई गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मैं देखती हूँ गुड़िया, शायद कोई मुश्किल में ना हो। रानू चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, वो है ना हरियाली तोती, उसने मुझे भेजा है। माँ आई है उसकी। हरियाली की माँ आई है? हाँ चिड़िया, बेचारी हरियाली के घर पर भोजन नहीं है, वो मेरे घर पर बैठी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो उसे। गौरी बहन, मैंने समोसे बनाए हैं, आप अंदर आ जाओ, मैं आपको देती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया एक डिब्बे में गौरी कवि को कुछ समोसे डाल देती है। हरियाली से कहना कि मैंने बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं, माँ खुश हो जाएगी वे समोसे खाकर।
अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, हरियाली इंतजार कर रही होगी मेरा। कालू जी, जब मैंने चिड़िया से कहा कि हरियाली की माँ आई है और वो समोसे मांग रही है, तो चिड़िया ने सच मान लिया। गौरी, नाम उस हरियाली की माँ का, और समोसे खाऊंगा मैं। और मैं भी, हम दोनों मिलकर ये समोसे खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से वो समोसे खा लेते हैं। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया गुड़िया उठो बेटी, जाओ और हरियाली के घर से समोसों वाला बर्तन ले आओ। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप चली जाएं। ठीक है गुड़िया, मैं जाती हूँ, तुम घर पर ही रहना। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली बहन, माँ चली गई क्या? माँ? क्या माँ? मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी। क्या? तो रात में गौरी को तुमने नहीं भेजा था समोसे लेने? नहीं चिड़िया, जरूर उस कपी ने तुम्हें उल्लू बनाया होगा। मैं तो अपना खाली बर्तन लेने आई थी। बहुत झूठी है वो काली कपी। फिर रानू चिड़िया गौरी कपी के घर जाती है। उठ जाओ झूठे कपो, सुबह हो गई है, कहाँ है मेरा समोसों वाला बर्तन? गौरी और कालू उठ जाते हैं। क्या चिड़िया, वो बर्तन तो हरियाली के घर में है, तुम जाओ, मैं लेकर तुम्हें दे जाऊंगी। मैं हरियाली के घर से ही आई हूँ। झूठी कपी, उसने मुझे सब बता दिया है। मुझे मेरा बर्तन दो, अब मेरा समय जाया ना करो। फिर रानू चिड़िया अपना बर्तन लेकर घर चली जाती है। गौरी, पकड़े गए। अगर तुम रात में ही बर्तन वापस कर आती तो हम पकड़े ना जाते। रात को बारिश में समोसे भी मैं लेकर आई और बर्तन भी मैं देने जाती। तुम पैदा ही खाने के लिए हुए हो, कुछ काम न करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात को गौरी कपी की माँ आ जाती है। माँ को अचानक देखकर गौरी कपी परेशान हो जाती है। गौरी बेटी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आप बैठे, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ बेटी, बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी से लाओ कुछ खाने के लिए। कालू, माँ आई है, इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरी, जल्दी से जाओ और पड़ोसियों से कुछ ले आओ। हाँ, जब तक तुम माँ को बातों में लगाए रखो। फिर गौरी कपी घर से निकलती है। कालू बेटा, ये गौरी कहाँ चली गई? सासू माँ जी, वो आपके लिए मिठाई लेने गई है। हरियाली बहन, मेरी माँ आई है और घर में कुछ भी खाने को नहीं है, प्लीज मुझे कुछ दे दो। मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना दोगी, चल भाग यहाँ से। हरियाली, मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मेरी बहन कुछ दे दो। परंतु हरियाली गौरी कपी को घर से बाहर निकाल देती है। गौरी कपी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरी माँ आई है। तो फिर मैं क्या करूं? कभी हरियाली की माँ आई है और कभी तुम्हारी माँ। चल भाग यहाँ से। झूठ बोलने के कारण कोई भी गौरी कपी पर विश्वास नहीं करता। अब सच में जब उस पर मुश्किल थी तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसलिए हमेशा सच बोलें, क्योंकि झूठों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। आपका धन्यवाद। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानू चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानू चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिट्ठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिट्ठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है, बल्कि खजाने का नक्शा है।
यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है, ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी सुन रहे हो ना, खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानू चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानू चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर गोरी कवि के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कभी सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कौवे नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कवि वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी, देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी, ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गोरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गोरी कवि उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं, मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी, तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ? गोरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया,
वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गोरी कौवे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है, मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गोरी कौवी और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है, बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गोरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गोरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। कितना बुरा था वो दिन जब मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी थी। तब से अब तक मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया। बस बस, मैं भी जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा तो देखकर हैरान हो जाओगी। मेरे पीछे गाड़ियाँ होंगी और पंखों में होगा एक बड़ा बैग, जिसमें तुम्हारे गहने ही गहने होंगे। बस तुम्हारी यही बातें सुनकर मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करने की गलती की थी। वो 50 रुपए जो मैंने तुम्हें कल दिए थे, वो मुझे दो। मैं भी कहूँ कि मुझसे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? अब पता चला वो 50 रुपए लेना चाहते हो जो गलती से मुझे कल दे बैठे हो। गौरी, मुझे दूसरे जंगल भी तो जाना है। जब लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। किसी न किसी तरह कालू कौवा गोरी कौवे से 50 रुपए ले लेता है और वो दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाता है। वो जंगल कालू कौवे के लिए नया था, मगर वहाँ कालू कौवे की जानने वाली एक रानू चिड़िया रहती थी। कालू कौवे को रास्ते में एक बुलबुल मिलती है। बुलबुल, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस जंगल में रानू चिड़िया कहाँ रहती है? वो सामने बड़े पेड़ों के पीछे पीपल के पेड़ पर है चिड़िया का घर। कालू कौवा अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता है और वो जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम ढूंढने आया था। मेरे पास रहने को घर नहीं था। सोचा कि अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया के पास चला जाता हूँ। आइए आइए कौवे भैया, ये घर आपका अपना ही है। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में ले जाती है। कौवे भैया, आपकी पत्नी गोरी कैसी है? वैसी की वैसी है, हर समय मुझसे लड़ाई ही करती रहती है। कौवे भैया, आप इस जंगल में क्या काम करने आए हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटकर दूसरे जंगल जाकर बेचा करूँगा। रात हो जाती है। बातें करते करते रानू चिड़िया और कालू कौवा सो जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा उठता है। वो चिड़िया को देखता है। रानू चिड़िया मीठी नींद सो रही थी। कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और निकल जाता है। दूसरे पेड़ पर कबूतर का घर था। कालू कौवा खिड़की से देखता है, कबूतर अपने घर में सो रहा था और उसकी पत्नी भी दूसरे घोंसले में सोई हुई थी। उन दोनों पति पत्नी को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस जाता है। कालू कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है। संदूक में लूसी कबूतरी के गहने पड़े हुए थे। कालू कौवा इधर उधर देखकर
वो गहने उठाता है और वहाँ से भाग जाता है और वापस जाकर चुपके से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह जैसे ही लूसी कबूतरी अपना संदूक देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। कबूतर कबूतर जी उठिए, देखिए रात हमें कोई लूट कर ले गया है। कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं था, तो अब ये चोर कहाँ से आ गया है? ये कौन कर सकता है? रानू चिड़िया भी लूसी की आवाज सुनकर उठ जाती है। कभी कभी भैया उठो, देखो ये शोर कैसा है। रानू बहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही जाकर देखो कि ये शोर कैसा है। रानू चिड़िया कबूतर और लूसी के पास जाती है। लूसी बहन, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, कोई चोर मेरे गहने चुरा कर ले गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, आज वो चोर तुम्हारे घर आया है, कल को वो मेरे घर में भी आ सकता है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रानू चिड़िया घर जाती है तो कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। रानू चिड़िया कालू कौवे को जगाती है। कालू भैया उठ जाओ और जंगल जाकर अपना काम करो। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो जी भर कर मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। हाँ, कल से काम शुरू करूँगा। रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि उसका दोस्त जो काम करने जंगल में आया है, उसने वो काम रात ही कर लिया था। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है और कालू कौवा घोंसले में ही सोया रहता है। रानू बहन, जो कौवा कल तुम्हारे घर में आया था वो कौन है? वो तो कालू कौवा है। उस बेचारे की पत्नी उससे बहुत लड़ाई करती है। वो इस जंगल में काम करने आया है। कल रात लूसी के गहने चोरी हुए हैं, कहीं वो कौवा चोर तो नहीं नहीं मिठू भैया, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कौवा चोर नहीं है। हाँ, वो छोटा मोटा दाना जरूर चुरा लेता होगा, मगर वो मेरे घर में रहते हुए इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। रानू चिड़िया कालू कौवे की सफाई देती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया सारे दिन की थकी हुई सो जाती है और कालू कौवा दिन भर सोया था, इसलिए वो उठ जाता है। कालू कौवा आधी रात को चिड़िया के घर से निकलता है और वो उड़ता उड़ता तोते के घर तक पहुंच जाता है। कालू कौवा चुपके से तोते के घर में घुस जाता है। तोता और तोती अपने घोंसले में सोए हुए थे। कालू कौवा हरियाली तोती के गहने अलमारी में से निकालकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही हरियाली तोती शोर मचाती है। मिठू जी, मेरे गहने कहाँ गए? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो गहने तो मैंने जमा कर रखे थे ताकि मैं अपना नया घर बना सकूं। पता नहीं हरियाली, कौन है वो चोर जो हमारी मेहनत की कमाई चुरा कर ले गया है। कालू कौवा फिर से सोया हुआ था और चिड़िया उठ जाती है। जैसे ही चिड़िया बाहर निकलती है तो तोते के घर के बाहर पक्षी जमा थे। चिड़िया, मुझे तुम्हारे घर में रहने वाले कौवे पर शक है। जब से वो इस जंगल में आया है तब से हमारे जंगल में चोरियां ही हो रही है। मिठू भैया, ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। रानो, अगर वो कौवा चोर नहीं है तो फिर कौन है चोर? पहले तो कभी इस जंगल में किसी की चोरी नहीं हुई। वो कौवा तो अभी तक मेरे घर में सो रहा है, आप मेरे साथ आकर देख लें। फिर मिठू तोता और कबूतर चिड़िया के साथ जाते हैं, परंतु कालू कौवा घर में नहीं था। अरे, वो कौवा कहाँ गया और उसका बैग भी नहीं है। देखा चिड़िया, मैं ना कहता था कि वो कौवा ही चोर है। चिड़िया, जल्दी चलो, कहीं वो कौवा भाग न जाए। फिर वो तीनों जल्दी से कालू कौवे की खोज में निकलते हैं। कालू कौवा अपना बैग लिए एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो तीनों कौवे के पास जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम तुम्हें चोर कौवे। चोर? चिड़िया, ये मिठू क्या कह रहा है? फिर कबूतर वो बैग छीन लेता है जिसमें सारे गहने पड़े हुए थे। चिड़िया, देखा तो चोर पकड़ा ही गया। कौवे, तुमने धोखा दिया, मेरे ही घर में रहकर मेरे दोस्तों को लूटते रहे, तुम बहुत बुरे हो। फिर वो सारे कालू कौवे को बहुत मारते हैं। मारते मारते वो कालू कौवे के पंख ही तोड़ देते हैं। कालू जी, मेरा दिल कर रहा है कि जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएं और इस जंगल के सारे फल और अनाज हम दोनों मिलकर खाएं। हाँ गोरी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मेरी माँ का दिमाग बहुत तेज चलता है, उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा।
वही है अब जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। बात तो ठीक है गौरी तुम्हारी माँ जी सब कुछ कर सकती हैं। तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ। फिर गौरी कवि उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ जी, मैं और कालू चाहते हैं कि जंगल के सभी पक्षी हमारा जंगल छोड़कर चले जाएं। इसलिए माँ जी, मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। अरे गौरी बेटी, क्या तू चाहती है कि जंगल के सारे फल और अनाज तुम दोनों अकेले ही खाओ? हाँ माँ, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। गौरी बेटी, जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बता दो कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर जंगल के सारे पक्षी डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। फिर सारा जंगल तुम दोनों का होगा और तुम दोनों ही पूरे जंगल पर राज करोगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुमने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गौरी कवि वापस जाती है। जाते हुए रास्ते में गौरी कवि को रानू चिड़िया मिलती है। गौरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, समय नहीं है, जल्दी करो। गौरी बहन, क्या जल्दी करूँ मैं? कुछ तो बताओ। चिड़िया, हमारे जंगल की ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, इसलिए जंगल के सभी पक्षियों को बता दो कि ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। क्या गौरी, तूफान आ रहा है? फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं जाकर अभी कबूतर को बताती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि अपने घर जाती है। कालू जी, मेरी माँ ने एक ऐसा उपाय बताया है कि शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर गौरी कवि कालू कव्वे को अपनी माँ का उपाय बताती है। दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। हा। गौरी, तुम मिट्ठू के पास जाओ और मैं बुलबुल के पास जाता हूँ। हम उनको भी ये खबर सुना देते हैं। फिर गौरी कवि मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मेरे भाई मिठू, जल्दी से ये जंगल छोड़ने की तैयारी कर लो। क्यों गौरी, इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं मिट्टू, कल जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। साथ में तेज बारिश भी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने वाली हैं। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बहन वाले जंगल में चला जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तूफान और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। मिट्टू तोता ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया हौसला रखें, जब तूफान रुकेगा तो हम सब वापिस आ जाएंगे। कबूतर तो तूफान की खबर सुनकर रोए ही जा रहा था। चिड़िया बहन, मैंने बहुत मेहनत से अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। कबूतर भैया, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप मेरी बात मान लें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू, अपना सामान इकट्ठा करो, हमें आज शाम ही ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मगर मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, इस जंगल में तूफान आने वाला है। गंदा है ये तूफान। कई बार हमें इस तूफान के कारण अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया और कुकू, तुम चिंता नहीं करो, हम कुछ दिनों के लिए आपकी नानू के पास चले जाएंगे और फिर जैसे ही तूफान रुकेगा हम वापिस आ जाएंगे। नानू का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपना सामान इकट्ठा करती है। वो बच्चों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वो जंगल छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते रानू चिड़िया कौवों को एक पेड़ पर देखकर उनके पास जाती है। गौरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो ये जंगल छोड़कर? चिड़िया, मैं और कालू आज शाम मेरी माँ वाले जंगल में चले जाएंगे। जल्दी करो चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा न हो कि तूफान आ जाए और तूफान में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर न जाए। कालू, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी भी वो जंगल छोड़कर वहाँ से जा रहे थे। दूसरी ओर बुलबुल भी अपने तिनकों का घोंसला उठाकर वो जंगल छोड़कर जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जगह सुरक्षित जगह पर जाने के लिए उड़ रहे थे। शाम होने से पहले जंगल खाली हो जाता है। कालू कौवा और गौरी कवि जंगल में अकेले रह गए थे। वो एक पेड़ से मीठे मीठे फल खा रहे थे।
कालू जी, अब ये मीठे फल मेरे और तुम्हारे हैं। कोई दूसरा पक्षी नहीं है। पूरे जंगल पर अब हमारा राज है। हाँ गौरी, अब हमें दाना पानी लेने कहीं दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। वो कभी जी भरकर फल खाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अच्छा किया बेटी कि तुम यहाँ चली आई। यहाँ तूफान का कोई डर नहीं है। चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे ये समझ नहीं आई कि उन कौवों को कैसे पता चला कि हमारे जंगल में तूफान आने वाला है। गुड़िया बेटी, हो सकता है कि कौवों को किसी मौसम के पक्षी ने सूचना दी हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू तो मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। मैं काला कौवा हूँ, कोई भी मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ काली कवि, शैतान काली कवि, कोई मुझ जैसा नहीं। कालू जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो है ना मोटी चोंच वाला मिट्ठू, हर समय मीठे फल के लिए मुझसे लड़ाई करता रहता था। गौरी, अब कोई नहीं है जो हमसे लड़ाई करेगा। रात हो जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवाएं भी चलने लगती हैं। कौवों का घर तो हवा से झूल रहा था। उनका घर तेज हवा में एक तिनके की तरह उड़ता है, नीचे आकर धड़ाम से गिरता है और टूट जाता है। कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। कालू पति जी, तूफान तो सच में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? गौरी, हमने तो पक्षियों से झूठ बोला था, मगर क्या पता था कि तूफान सच में आ जाएगा। वो पक्षी बच गए जो जंगल छोड़कर चले गए, और हम दोनों तूफान में फंस गए हैं। तेज हवा कालू कौवे को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा कांटेदार पेड़ से टकराकर झाड़ियों में फंस जाता है। गोरी कौवी भी तेज हवा के कारण उड़ते हुए एक झाड़ी में फंस जाती है और वो रोने लग जाती है। कालू, मेरे कालू पति जी, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। गौरी, मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख टूट गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता। हमें झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली है। कालू, अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो वो जरूर हमारी मदद करता, मगर अब हम किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते। फिर तेज बारिश और तेज हवा उन दोनों कौवों की जान ले लेती है। वो दोनों कौवे बारिश के पानी में भीग भीग कर मर जाते हैं।